Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU। तो पिछले वीडियो में हम लोग सॉलिड एंगल को डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड एंगल के बारे में समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला अपने पास था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सॉलिड एंगल जो अपना ओमेगा था वो 2π × 1 - cos थीटा था, जहाँ पे थीटा सेमी वर्टेक्स एंगल मतलब जो वर्टिकल एक्सिस है उससे जो उसका मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो एंगल बना रहा था, सेमी वर्टेक्स एंगल, वर्टिकल एंगल था। मतलब कुछ इस तरह का अगर अपने पास कोण था जिसमें कि इसका जो वर्टिकल एक्सिस है वो कुछ थीटा एंगल बना रहा था, सेमी वर्टेक्स एंगल या सेमी वर्टिकल एंगल जो भी है, तो ओमेगा जो अपने पास आया था वो 2π × 1 - cos थीटा के बराबर आया था। अब इसका यूज करके इसका क्वेश्चन में हम लोग कैसे यूज करें वो देखते हैं इस वाले वीडियो में। तो हालांकि इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, मतलब जो मेथड है वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे सॉलिड एंगल से सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद फिर जो इसका एक्चुअल मेथड है वो उससे हम लोग नेट फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आई होप आपको याद होगा वैसे, बट नहीं भी याद है तो यहाँ से आप सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2π × 1 - cos थीटा के बराबर होता है, जहाँ पे थीटा जो होता है वो सेमी वर्टेक्स एंगल होता है या सेमी वर्टिकल एंगल होता है। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं एक बार। फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क। मतलब ये अपने पास एक डिस्क है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये एक डिस्क है, और इस डिस्क से हमें नेट फ्लक्स कितना पास कर रहा है ये फाइंड आउट करना है। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे ये कुछ x डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, और इस पॉइंट चार्ज के कारण इस डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे मतलब ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस r। इस डिस्क का रेडियस r है और इसके सेंटर से इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज के कारण इस डिस्क से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस r। यानी एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, और इस डिस्क के सेंटर से इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे मतलब x दूरी पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, और इस पॉइंट चार्ज के कारण इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं सॉलिड एंगल के बारे में, एक बार देख लेते हैं। सॉलिड एंगल जो था वो 2π × 1 - cos थीटा था, जहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम अपने पास था, एक कोण था और यहाँ से थीटा से कुछ सेमी वर्टेक्स एंगल था। अब अगर देखिए हमारे पास एक स्फीयर हो, स्फीयर के केस में सॉलिड एंगल कितना होगा वो अगर फाइंड आउट करना है, तो स्फीयर के केस में यहाँ पे सेमी वर्टेक्स एंगल 180 डिग्री के बराबर आ गया। यानी ओमेगा जो होगा स्फीयर के केस में वो 2π × 1 - cos ऑफ 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू तो -1, यानी 1 - -1 + 1 हो गया, यानी सॉलिड एंगल इस केस में 4π हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड एंगल स्फीयर के केस में 4π आ रहा है, अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो सॉलिड एंगल का फार्मूला था, इसी फार्मूला से हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ये जो स्फीयर होगा उस केस में सॉलिड एंगल 4π होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q था, यहाँ से कुछ x दूरी पे एक डिस्क रखा हुआ है, मतलब डिस्क कुछ इस तरह से रखा हुआ है, डिस्क इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रखा हुआ है। मतलब अगर ये इस प्लेन को XY प्लेन मानते हैं तो ये YZ प्लेन में रखा हुआ है। अगर इसको X एक्सिस मानते हैं, इसको Y एक्सिस मानते हैं, तो ये जो डिस्क है मतलब R रेडियस का ये डिस्क, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, ये जो डिस्क है वो कुछ YZ प्लेन में रखा हुआ है, मतलब इस प्लेन में कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अब इसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या, हमें पता है एक चीज़ पता है कि अगर इसे हम इनक्लोज्ड कर देते एक स्फीयर से,
मतलब अगर इसे एक स्फीयर से इनक्लोज कर देते इस चार्ज को, इस ये जो चार्ज है ये समथिंग यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो भी है, यहाँ से अगर ये r है, ये x है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर ये डिस्टेंस होगा। तो ये रेडियस को लेके और ये वाला डिस्टेंस भी, तो ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस भी वही होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस वाले को रेडियस अज्यूम करके, मतलब मान के अगर एक स्फीयर बना देते, तो इस ओवरऑल स्फीयर से अगर हम नेट फ्लक्स देखते इस चार्ज के कारण, तो वो बराबर होता फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। गॉस लॉ से अगर देखें तो गॉस लॉ से हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो इस पूरे ओवरऑल स्फीयर से अगर देखें तो नेट फ्लक्स अपना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर पास कर रहा होगा। अब ये स्फीयर जो होगा इस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा, 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर। यानी अब यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, तो 4 पाई सॉलिड एंगल में, 4 पाई स्टेरेडियन एंगल में ये जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। यानी यूनिट एंगल से अगर देखें, यूनिट सॉलिड एंगल, यूनिट स्टेरेडियन एंगल से अगर देखें तो वो बराबर होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। मतलब यूनिट सॉलिड एंगल से कुछ इतना फ्लक्स पास कर रहा होगा। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो डिस्क है वो डिस्क इस पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इस सॉलिड एंगल से अगर मल्टीप्लाई कर दे इस यूनिट वाले को, तो वहाँ से हमें नेट फ्लक्स पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर हमें पता है कि एक चीज़ का मतलब कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक बुक का प्राइस जो है वो अगर 500 रुपया है और हमें 5 बुक खरीदना है, तो 5 बुक खरीदने के लिए कितना हो जाएगा, 1 बुक का जो प्राइस है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 500 इंटू 5, तो 2500 के बराबर आ जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे भी है, यूनिट सॉलिड एंगल से इतना फ्लक्स पास कर रहा है, तो ये जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा, कुछ भी मान लेते हैं ओमेगा सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा, तो ओमेगा सॉलिड एंगल से कितना पास करेगा, जो भी नेट फ्लक्स होगा वो ओमेगा से ही पास कर रहा होगा। इस डिस्क से जो भी नेट फ्लक्स होगा वो बराबर होगा यूनिट से जो पास कर रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा, यही नेट फ्लक्स होगा अपना। अब देखते हैं इसका, हमें अब यहाँ पे हमें इस ओमेगा को कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस ओमेगा को कैसे फाइंड आउट करें वो देखते हैं। अब करना मतलब बस वही है कि ये फार्मूला हमें लगाना है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस केस में थीटा जो है अपना कुछ ये वाला सेमी वर्टेक्स एंगल हो जाएगा। मतलब इसको अगर इस तरह से घुमा के रखे, रोटेट करके अगर रख दे, तो कुछ इस तरह का केस बन रहा है। ये डिस्क है अपना जिसका रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब ये जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो समथिंग थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसका जो सॉलिड एंगल होगा, ये जो डिस्क सॉलिड एंगल इस पर मतलब सबटेंड कर रहा होगा, अगर कुछ इस तरह से इसको बना दे, तो ये जो सॉलिड एंगल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, जो कि बराबर होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के। अब कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट करें, इस ट्राइंगल में आते हैं। इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये वाला एंगल अपना थीटा, ये डिस्टेंस एक्स और ये रेडियस आर। अब यहाँ से देखें ये वाला तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कॉस थीटा होगा बेस यहाँ पे एक्स है, ओवर हाइपोटेनियस रूट अंडर एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर है। यानी कॉस थीटा का वैल्यू अगर देखें तो ये हो गया अपना एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, ये कॉस थीटा आ गया। तो अब ये जो सॉलिड एंगल डिस्क सबटेंड कर रहा होगा वो कितना होगा, सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यही सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है ये डिस्क इस सेंटर पे, तो हमें यूनिट स्टेरेडियन एंगल से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमें पता है। तो इस वाले डिस्क से जो नेट फ्लक्स पास कर रहा होगा वो यूनिट से जो पास कर रहा है इंटू ये जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोग इतना फाइंड आउट कर चुके हैं। तो नेट फ्लक्स अगर देखें इस डिस्क से कितना पास कर रहा है, वो अगर देखें तो कितना हो गया, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल जो भी बन रहा था, यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला वैल्यू 2 पाई इंटू 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी इससे 2 गया, पाई यहाँ से पाई खत्म हुआ,
यानी जो भी डिस्क से फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैल्यू यही नेट फ्लक्स इस डिस्क से पास कर रहा होगा, जो कि इतना इजीली हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं कि अपने पास जो डिस्क था, यहाँ से एक पॉइंट चार्ज क्यू था, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक डिस्क था जिसका रेडियस कैपिटल आर। तो इस वाले डिस्क से जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है उसका वैल्यू अपने पास क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर आ गया। ये अपना सॉल्यूशन आ चुका है। बट नेक्स्ट मेथड अब हम लोग देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या होगा, यहीं पे इसको लिख लेते हैं, नहीं तो इसके इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उस एलिमेंट के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे, डी फाई फ्लक्स, और उसको इंटीग्रेट करके नेट फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो देखते हैं। अब ये अपना पॉइंट चार्ज है, इसको भी मिटा ही देते हैं। ये अपना एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पे एक डिस्क रखा हुआ है। इस डिस्क का जो रेडियस है वो कुछ कैपिटल आर है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मतलब जो भी है इसको अभी मतलब याद रखते हैं। इसका डिस्क का रेडियस कुछ कैपिटल आर है। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर विड्थ का एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो मतलब ये जो सेंटर है, इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके, यानी अगर इस डिस्क को इस प्लेन में देखें तो कुछ इस तरह का डिस्क बन रहा होगा। तो सेंटर से आर विड्थ पे जाके मतलब आर डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जिसका विड्थ कुछ डी आर है, कुछ इस तरह का बन रहा है। बट ये इस प्लेन में रख के मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन है कुछ इस तरह इस प्लेन में रखा हुआ है, मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रखा हुआ है। अब इसके कारण अगर हम देखें मतलब यही कुछ सीन बन रहा होगा। तो यहाँ से स्ट्रिप वगैरह इसका जो डिस्टेंस है वो डी आर विड्थ है। तो इसका भी ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये अपना डी आर हो चुका है। मतलब अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर विड्थ का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अब इसके कारण इससे मतलब इस पॉइंट चार्ज से इस पर कितना नेट फ्लक्स पास कर रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब अगर देखें इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो समथिंग इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब इससे इसके परपेंडिकुलर प्लेन में। बट चूंकि ये डिस्क कुछ इस प्लेन में रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी ए इसका डी ए वेक्टर हो जाएगा। और डी ए वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाके अगर इसको कट करते हैं, यहाँ से इस सेगमेंट को कट करें तो एक स्ट्रिप ही तो बनेगा, जिस स्ट्रिप का विड्थ अपना डी आर है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 पाई इंटू आर, मतलब इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो इसका जो डी ए एरिया हो जाएगा वो होगा 2 पाई आर डी ए के बराबर, 2 पाई आर डी आर के बराबर। ये डी ए वेक्टर का अपना मतलब डी ए एरिया आ गया जो कि कुछ उस डायरेक्शन में होगा। अब इसके कारण यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो होने वाला है। अब ये एंगल कुछ अगर थीटा अज्यूम करते हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये दोनों एंगल थीटा के बराबर होगा। अब अगर इस वाले जो ये छोटा सा सेगमेंट है, मतलब जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं ये वाला एलिमेंट, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होने वाला है इसी डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा और एरिया वेक्टर इधरी डी ए डायरेक्शन मतलब इस इधरी डायरेक्शन में होने वाला है, यानी यहाँ पे भी थीटा एंगल ही बनाएगा। तो अगर हम एक को ही अगर ले लेते हैं तो इस साइड से अगर इसका केवल मतलब फाइंड आउट कर ले इससे, तो बाकी दोनों केसेस में मतलब कुछ भी हो वो आ ही जाएगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो जो नेट फ्लक्स डी फाई पास कर रहा होगा इससे वो बराबर किसके होगा, ई डॉट डी ए के बराबर होता है, यानी ई डॉट डी ए के बराबर होगा। अब ई डॉट डी ए के बराबर यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है अपना। ये वाला डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x, ये वाला स्मॉल r
और ये एंगल अपना थीटा है। तो ये डिस्टेंस देखें तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें ये पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू ओवर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है इस पॉइंट पे। अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अब देखें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो होगा क्या, मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे लाएं, इस वाले ट्राइंगल से ही लाते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस यहाँ पे एक्स है ओवर हाइपोटेनियस रूट अंडर, यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। डी फाई इज इक्वल्स टू ई के जगह पे के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ए के जगह पे 2 पाई आर डी आर इंटू कॉस थीटा के जगह पे एक्स ओवर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका जो वैल्यू अपना आएगा वो समथिंग कुछ इस तरह का आएगा। डी फाई इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2 पाई एक्स को बाहर ले आते हैं, बाहर क्या मतलब यहीं पे रखते हैं, एक साथ सेपरेट कर लेते हैं इसको। 2 पाई एक्स इंटू आर डी आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये कुछ इस तरह का अपना एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हमें नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है इस पूरे डिस्क से। तो नेट फ्लक्स होगा इंटीग्रल डी फाई के बराबर, जो कि इंटीग्रल के क्यू 2 पाई एक्स आर डी आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम चूंकि आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आर वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, तो इनिशियली आर 0 है और फाइनली यहाँ से यहाँ तक का, तो फाइनली आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाले टर्म को टी मानते हैं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है पहले उसको बाहर ले आते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ, बाकी आप नोट कर लो यहाँ से यहाँ तक का जो भी है। तो ये जो अपना फ्लक्स आया वो बराबर हुआ किसके, के के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं इंटू क्यू इंटू 2 पाई इंटू एक्स, ये सब कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, इंटू इंटीग्रल आर डी आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 टू कैपिटल आर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड का, सब्सटीट्यूशन इन द सेंस मतलब अब इसको कुछ टी अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अब दोनों साइड बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, प्लस 2r dr इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से r dr के जगह पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं dt/2। अगर यहाँ पे मतलब डिफ्रेंशिएट इन द सेंस हम t के रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो अगर r के रेस्पेक्ट में करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही हो गया, प्लस इसका 2r इज इक्वल्स टू dt/dr। यहाँ से तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो r dr इज इक्वल्स टू dt/2 आ गया। अब लिमिट भी चेंज करना है, तो लोअर लिमिट अगर देखें, लोअर लिमिट स्मॉल r 0 है तो यहाँ पे लोअर लिमिट स्मॉल r 0 पुट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और अपर लिमिट अगर देखें तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो अपर लिमिट अगर देखें ये हो गया t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी अब यहाँ पे फर्दर इसको अगर लिखें तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया, फाई इज इक्वल्स टू पाई से पाई, 2 से 2 खत्म हो गया, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर से अपर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ये वाला टर्म आर डी आर के जगह पे तो dt/2 ही लिखेंगे, dt/2 इंटू इस वाले को t की पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन ईजी ही है, मतलब ये इंटीग्रेट आप लोग इजीली कर सकते हो। इसका ये हो जाएगा t की पावर -3/2 dt का इंटीग्रेशन। तो वो इसका इंटीग्रेशन मतलब फाइनली अगर देखें तो qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 to 4 एक बाहर इधर भी 2 ले आते हैं इंटू टी की पावर -3/2 dt का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर से
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट करके जब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू एक्स ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका वैल्यू टी की पावर -3/2 प्लस 1 ओवर -3/2 प्लस 1 लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो यही आएगा, मतलब यही अपना आंसर आ जाएगा इस केस में भी। बट ये थोड़ा सा अगर देखें तो ये मेथड अपना कुछ लेंदी है, मतलब कुछ एलिमेंट वगैरह कंसीडर करना है, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। मतलब आ तो जाएगा इससे भी आंसर, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, बट आप एक बात तो यहाँ पे भी फंस सकते हो, मे बी अगर इंटीग्रेशन आपका सही नहीं है तो यहाँ पे भी फंस सकते हो। दूसरा, एक तो आपको टाइम लगेगा, तो जो इजी मेथड है हम लोग इजी मेथड से ही जाए, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है, प्लस मतलब क्वेश्चन का आंसर भी सही आना चाहिए। तो मे बी आप यहाँ पे भले ही आपको सब कुछ आता हो, बट अगर आप कहीं एक जगह मिस्टेक कर रहे हो तो उस एक मिस्टेक के कारण आपका पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा, तो वहाँ ना टाइम बचा आपका, ना आंसर सही आया। तो इस केस में मतलब जो मतलब बेस्ट मेथड होगा वही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो बेस्ट मेथड वही है, आप सॉलिड एंगल का फॉर्मूला याद रखो, ध्यान रखो क्या होगा, और उस सॉलिड एंगल के फॉर्मूले से ही इसका नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, तो आप मतलब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा वो कैलकुलेट करेंगे, उसको देखेंगे, समझते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो तब तक के लिए आप मतलब कुछ फीडबैक वगैरह, कमेंट वगैरह आप करो, मतलब कि क्या गलत है क्या सही है, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह जो भी हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वगैरह हमेशा ही मतलब मुझे मतलब अच्छा लगता है अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, बट कंस्ट्रक्टिव वे में, तो आप वो भी कर सकते हो। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।